नमस्कार। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उत्तरी सरहद की सुरक्षा पर नजर रखने वालों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का बिना नाम लिए पूरे देश को भरोसा दिया और कहा कि दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है, प्रबल है, सशक्त है। सेना प्रमुख ने आज देश को यह भी बताया कि उत्तरी सीमा पर देश की पहरेदारी के लिए क्या-क्या मजबूत तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अब सीमा पर पहुंचने के लिए पुलों से लेकर हवाई तैयारियां भी मुकम्मल हैं। जनरल पांडे ने पाकिस्तान की टारगेट किलिंग वाली घिनौनी साजिश पर भी बड़ी बात कही। आज भारत के जनरल मनोज पांडे ने सारी दुनिया को यह बताया कि कश्मीर पर अपने हथकंडों पर पूरी तरह से फेल होने के बाद पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के निरीह और निर्दोष लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बना रहा है और उनके निशाने पर प्रमुख तौर पर है वहां के अल्पसंख्यक यानी कश्मीर में रहने वाले हिंदू। जनरल पांडे ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान कश्मीर के पीर पंजार के इलाके में दहशत फैलाने की फिराक में है, लेकिन जनरल पांडे ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत को बेनकाब कर दिया जाएगा और इस काम के लिए भी सेना और सीआरपीएफ पूरी तरह से तैयार है। और यह बड़ी बहस क्यों? क्योंकि उत्तरी सीमा की सुरक्षा पर सेना प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि सेना प्रमुख ने कहा कि हम हर मोर्चे के लिए तैयार हैं, सेना तैयार है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीर हार से पाकिस्तान बौखलाया है और अब टारगेट किलिंग कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों की हमारी जमीन पर नजर लगी हुई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने भारत के विरोध में गठजोड़ बनाया है। इसलिए आज की बहस जरूरी है। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। The situation is stable. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. मेरे बहादुर जवानों के सचमुच हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया। कोशिश भी हमारे एडवर्सरी की तरफ से यही रही है कि टारगेटेड किलिंग्स करे, ताकि जो उनकी विफलता वैली एरिया में है, उनका विचार है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल रीजन में उसको ज़्यादा अंजाम दें। यदि कोई आक्रामक भूमिका का निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत कि हमारे सेना के जवान उसी की जीवित रखने पर रात नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुल 12 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए थे, जिसमें से कि 18 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराया था। दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं। सेना और सीआरपीएफ दोनों ने उन इलाकों में अपनी तैनाती अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ाई है। तो सेना प्रमुख स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम हर तरह से तैयार हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी उसके लिए तैयार हैं। और अगर ये जो टारगेट किलिंग करने वाली गैंग हैं ये बढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई होगी। ये भी सेना की तरफ से स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है कि 2022 में 12 दफे ऐसा हुआ, 12 बार ऐसा हुआ कि टेररिस्ट भेजने की कोशिश की गई, घुसपैठ की कोशिश की गई और उसमें सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आगे भी सेना देती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सिन्हा साहब आपका। तारिक फतेह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जाने पहचाने लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत तारिक साहब आपका।
फखर यूसुफजई हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। स्वागत यूसुफजई साहब आपका। असम दुर्रानी हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। दुर्रानी साहब आपका भी स्वागत। उस्मा कारदार हैं, पाकिस्तान से हैं, विश्लेषक हैं। और आरती टिक्कू हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आरती टिक्कू जी आपका भी। सबसे पहले जनरल सिन्हा, जो मनोज पांडे जी कह रहे हैं वे बहुत स्ट्रेट लहजे में, वैसे तो फौज बात करने के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत साफ उन्होंने कहा कि ये जो टारगेट किलिंग है ये बौखलाहट का नतीजा है। और बौखलाहट किस बात की है वो पूरा विश्व अच्छी तरह से अब समझने लगा है, जानने लगा है। क्या मैसेज है स्ट्रेट पाकिस्तान को आपका? जय हिंद राम साहब। देखिए, मैसेज तो वेरी क्लियर है और हमारे आर्मी चीफ ने इसको बहुत खुले शब्दों में बताया है। देखिए, ये पाकिस्तान का जो रवैया है, जो पाकिस्तान की फितरत है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। वही फितरत है, वही उनकी है। आज देखिए, वो टारगेटेड किलिंग इसलिए है कि उसकी इतनी ज्यादा बौखलाहट है। बौखलाहट हर एक फ्रंट से है, चाहे उनके जो लगाम लगे हैं, जिस तरह से एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस रहा है एलओसी में। 740 किलोमीटर का हमारा एलएसी पड़ता है, उसमें जैसा उन्होंने बताया 12 अटेम्प्ट हुए थे, 18 मारे गए। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी तंजीमें थी, चाहे वो लश्कर, हिजबुल या जैश के नाम के पीछे छिपते थे, और चाइना के साथ मिलकर के इन्होंने जो नया एक बनाई कि नहीं, हम इसको टीआरएफ कह देंगे, उसको इंडिजिनस दिखाएंगे, कश्मीर टाइगर बता देंगे, कश्मीर फ्रीडम फाइटर बता देंगे, तो उसके ऊपर में वो पूरे एक्सपोज हैं। खास करके जब अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से 370 और 35A 3 साल हो गए, ठीक है, और देखिए जिस तरह से चीजें बदली। मैं आऊंगा शुरुआत में, मैं कोशिश कर रहा हूं एक मिनट में आप लोग अपनी बात कहें, इसके बाद फिर मैं डिटेल्स पे वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। उस्मा कारदार जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं आपसे ये बात करके तो इजाजत चाहूंगी क्योंकि मैंने कहीं और जाना है। देखिए, भारत को पता नहीं कब समझ आएगी, आपके फौज को कब समझ आएगी। 75 साल आपको हो गए हैं, आपने 7 लाख फौज कश्मीर में रखी हुई है, वहां पे एक कैद बना के, एक जेल बना के रखा हुआ है, लेकिन उनकी आजादी की जो जद्दोजहद है वो 75 साल से आप तो किसकी बात कर रहे हैं आप? कर सके, आप क्यों नहीं अपने हाथ बांध जाते हैं? अब आप लोगों ने पीछे ये, जब आपके कंट्रोल से हर चीज बाहर निकली थी, तो आपने ये जो जेल बना के रखा है किसके लिए आपने बोला? बलूचिस्तान के लिए या पीओके के लिए? कहां जेल बना? मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, जहाँ 7 लाख फौज आपकी बैठी हुई है। फ्रस्ट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो गई तो भारत सरकार ने सोचा कि यहाँ पे तो 95% मुसलमान हैं, इनकी ऐसी की तैसी अगर फैलनी है तो हम हिंदू पॉपुलेशन यहाँ लाके बसा देते हैं। और उस मकसद के लिए आप लोगों ने पिछले 1-2 साल से बहुत सारे हिंदू जो हैं उनको वहां लाके, लेकिन उस्मा कारदार जी मुस्लिम तो पूरे देश में रहते हैं, पूरे देश में मुस्लिम रहते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां 90%, 95% रहते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कश्मीर को जेल बनाया हुआ है, आप तो वहां पे बैठ के तकलीफें देख रहे हैं। कर रहे हैं। आपने जब हिंदू बस्तियां वहां बसाने की कोशिश की तो आपको ये मालूम है कि जेल बनाने का काम फौज नहीं करती, उसके लिए सिविल पुलिस होती है। बाकी हिंदुस्तान में ले जाके वहां, देखिए, पढ़ने लिखने से ठीक ठाक रहता है दिमाग, ये उसके लिए सिविल पुलिस होती है। आरती टिक्कू रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। सबसे पहले बड़ी बात जो है राम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रवक्ता आते हैं हिंदुस्तानी चैनल्स पे, इन लोगों को झूठ के सिवा कुछ आता नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान दुनिया भर में एक ही चीज के लिए मशहूर है, इस्लामिक जिहाद के लिए। इस्लामिक आतंकवाद की जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान है। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा इनको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 75 साल में एक ही तमगा हासिल किया है, वो ये कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ पाया गया। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईसिस, तहरीक तालिबान जो आतंकवादी टेरर ग्रुप्स जो है दुनिया के सबसे बड़े, जिनके
खिलाफ पूरी दुनिया है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। और ये लोगों की मजाल कि ये हमें बताए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली मैं हूं, मैं कश्मीरी हूं। मुझे मालूम है कि आतंकवाद जो पाकिस्तान ने शुरू किया 32 साल पहले, उसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मैं लौट के आता हूं आपके पास, मैं उसकी विक्टिम हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम डिटेल में आएंगे। लेकिन तारिक फतेह साहब, ये जो जेल बनाने की बात करते हैं, मैंने इतना पूछ लिया कि क्या बलूचिस्तान की बात की जा रही है, क्या POK की बात की जा रही है? वहां के लोग जो फ्रीडम मूवमेंट में लगे हुए हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और उनकी आजादी की बात कोई नहीं करता है। जहां बड़े आराम से, इत्मीनान से लोग रह रहे हैं, वहां की तकलीफें इनको बॉर्डर के पार भी दूरबीन से दिख जाती हैं। देखिए, ये बेचारी कौम जो है, जिसको कंट्री, जिसको पाकिस्तान बना के आपने तोहफा दे दिया, वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था नेहरू जी को कि गीदड़ों के हवाले कर गए आप हमें। तो मैं आपसे किस तरह बताऊं कि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए, हमने देखा बांग्लादेश के अंदर जो इन्होंने खून रेजी की, ये कैसे उनको भूखा बंगाली कह के फौज से कहा गया कि इतनी रेप करो कि एक जनरेशन में इनकी नस्ल बदल जाए। ये आज 50,000 बच्चों का अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते जिनको इन्होंने किडनैप किया है बलूचिस्तान की पहाड़ी इलाकों से, जहां आज़ादी की जंग 1948 से चल रही है। एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है और प्रोपेगेंडा ऐसा है कि शायद ही किसी को पता हो कि मार्च 1948 तक बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसकी एम्बेसी थी कराची के अंदर, जो पाकिस्तान का कैपिटल बनाया था। तो अगर पाकिस्तानियों को नहीं पता अपनी तारीख, इनको माफ कर दें। ये बेचारे लोग, मैं आता हूं तारिक फतेह साहब, मैं आपके पास आता हूं। शुरुआत में बस एक मिनट का मैं रिमार्क ले पा रहा हूं। हसन दुर्रानी साहब, कि किसी चीज से तो बाज आना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से ही सीख लेना चाहिए। अब ये घुसपैठ की सिलसिले कम हो गए। जैसे आप नहीं, आपका जो सवाल है ना, सबसे पहले तो आपको भी थोड़ा सीखना चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपको अगर आपको सवाल करने का तरीका नहीं आता तो काइंडली आप किसी से सीख लें। यहां से पाकिस्तान से एक आदमी फरार होकर आपके पास आया हुआ, तारिक फतेह, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, एटलीस्ट उससे सीख ले कि बात कैसे करते हैं, बात को शुरू कैसे करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप यहाँ पे अपने पास बुला के यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो एक तरीके से उसको सवाल पूछते हैं। ये तरीका नहीं होता कि आप डायरेक्टली लठ लेके किसी के ऊपर चले जाएं और जवाब में जब आपके सर के ऊपर को लठ पड़ेगी तो फिर आप भी चीखे मारना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अब आप बातचीत मुझे सिखा रहे हैं सर। नहीं, मेरा एक मिनट है, मुझे मेरा एक मिनट पूरा कर लेने दें। 17 सेकंड रह गए मेरे पास। बोलिए, पूरा कीजिए। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो बात कही है, या जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा 1 मिनट खत्म हो गया, आप किसी और से बात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन दुर्रानी साहब, नहीं, ऐसे नहीं। हसन दुर्रानी साहब, इसमें तो आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। मैंने तो एक सवाल पूछा, देखिए इससे बाज आएगा पाकिस्तान में, नहीं आएगा। आप इसमें लठ लेने की क्या बात है? आप कह रहे हैं मैं लठ लेके चढ़ गया। अगर सवाल करने का ना, मैंने ये कहा ये लठ लेके चढ़ने वाली बात है क्या? आपके जो सवाल, आपका जो जिस चैनल पे आप बैठे हुए हैं, इंडिया का एक अच्छा चैनल है और एक अच्छा नेटवर्क है, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी इस बात पे महसूस, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इस वक्त। कैसे सिलेक्शन करता है अपने एंकर का? पहले मुझे पता है सिलेक्शन कैसे होती है, क्योंकि गलती से मैं भी पाकिस्तान के अंदर किसी टीवी चैनल के अंदर काम करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। जी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे ये सवाल पूछा, मैंने आप ये बताइए कि पाकिस्तान इन हरकतों से बाज आएगा। आपको इसमें लाठी जैसा क्यों लगता है कि लाठी मार रहा है एंकर? पूरी करते, आपकी ट्रेनिंग पूरी होती, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी होती, आपको सवाल पूछने का तरीका भी होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता। ये तो आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके पीछे आगे पीछे श्रीमान लगाऊं, हमारे यहाँ जो होता है, तब आप मानेंगे कि सवाल पूछे। मैंने कहा कि पाकिस्तान कब बाज आएगा इन हरकतों से? ये आपको बुरा क्यों लग गया? मत लग, क्योंकि आप लोग करते हैं ऐसा।
प्लीज इसीलिए खटक रहा है ना, मत करें। देखिए आपको सवाल क्यों खटक रहा है, आप बताइए। आज तक आपको लहजे से समस्या है कि सवाल से समस्या है? मेरे साथ पहला इंटरेक्शन है आपका, मेरे साथ पहला इंटरेक्शन है। आपकी मैनेजमेंट वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, मैं उनके साथ। अरे दुरानी साहब, मैंने तो आपसे सवाल पूछा विनम्रता के साथ, मैं फिर दोहरा रहा हूं। आपको लहजे से दिक्कत है कि सवाल से दिक्कत है? आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल ही गलत है। बस मैंने आपको बता दिया कि आपका सवाल गलत है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नहीं, सवाल गलत तो सही होता ही नहीं है। सवाल तो सवाल होता है और सवाल का उत्तर आपको देना है। ये कहिए कि आपके पास नहीं है तो मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाऊंगा। जवाब है, लेकिन आपका सवाल होगा तो उसको जवाब मिलेगा ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा पाकिस्तान बाज आएगा, आप किसी के सामने भी रख दें और भाई उसको कहना शुरू कर दें। इंडिया के जनरल बैठ के ये कह रहे हैं कि सीमा पार से घुसपैठ हो रही है। एक जर्नलिस्ट आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस पे बाज आएगा, आपको वो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बेसिक समझ की बात है ना। वो बिल्कुल, जब ऊपर का माला खाली हो उसका इलाज कोई एंकर नहीं कर सकता श्रीमान, उसका इलाज कोई एंकर नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताएं कि कौन से इलाके के अंदर की बात कर रहे हैं, कहां पे घुसपैठ हो रही है आपके मुल्क में, कहां पे, कौन से इलाके के अंदर आपकी आप इसका मतलब पूरे साल तक कोई रिपोर्ट ही नहीं पढ़ते हैं और आप बता रहे हैं कि आप अच्छे टीवी चैनल में काम करते हो। मैं आपसे पूरे साल तक आप कोई इंडिया की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ते हैं, पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं और आप कह रहे हैं कौन से इलाके में घुसपैठ हो रही है। अभी बता दें, आज कहीं अगर आप हमारे जनरल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते तो शायद पता होता। ठीक है, ठीक है, राम मोहन साहब, मैं आ रहा हूं जनरल के सिन्हा, कितनी है आपकी, किस इलाके में घुसपैठ हो रही है? देखिए राम साहब, ये जरा दुरानी साहब को मैं बताऊं, एक मिनट जी। राम साहब जरा मैं बताऊं इनको याद, इन्हें पता नहीं है। अरे आपको अभी सुने, हमारे 12 अटेम्प्ट हुए, 18 मारे गए, जिसमें 5 बॉडी तो आपने रिसीव कर लिया। हमने कहा ये मरे पड़े हैं और पाकिस्तान आर्मी को बताया कि ले जाओ, और आके ले गए वो, और हमने ले जाने दिया। पहली बार आपको, यदि आपको नहीं पता है तो क्यों बैठते हैं आकर चैनलों में? देखिए दुरानी साहब, आप जाके पूछिए ना अपने जीएचक्यू रावलपिंडी से कि क्या हो रहा है और क्या आपने किया। आपके बाजवा साहब ने फरवरी 2021 में बोला मिन्नत करके कि भाई ये सीज फायर कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने मान लिया कि हम गलती करते रहे। हमने कहा कि आप ले ले सीज फायर तो अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, मगर जीरो टॉलरेंस है दुरानी साहब। आपने सुना नहीं, 18 मारे गए हैं, उनके डोजियर हम नहीं बेचते अब, ना तो यूएन को बताते हैं, उनकी बॉडियों को कहते हैं ले जाओ। 5 ले गए आप, जाके पूछे अपने जीएचक्यू में, और आपके नए चीफ साहब से पूछे, वो आईएसआई के चीफ थे ना जब पुलवामा कराया था उन्होंने, मुनीर साहब से पूछिए आपने। आप जो इस तरह से बचकानी बातें कर रहे हैं, हमारे राम साहब तो अच्छे एंकर हैं, जी टीवी में आप बैठे हैं, पूछते हैं, सवाल नहीं समझ में आती तो सवाल यदि आपको समझाना पड़ेगा तो तारिक फतेह ने समझाया आपको किस तरह से आपने ईस्ट पाकिस्तान, मैं उसको बांग्लादेश नहीं कहता, ईस्ट पाकिस्तान में क्या किया था। आपकी आज के दिन में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रहमियार खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक उन्होंने कह दिया कि इंडिपेंडेंट है आज के दिन। और आपको ये जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे रेटरिक है ये। ठीक है, देखिए साहब, नहीं या तो आप समझ जाएं, दुरानी साहब आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन कम से कम फैक्ट देखिए। आप करते हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, आप इंडिया के जनरल बड़े जिम्मेदार आदमी हैं साहब, आप जो बात कर रहे हैं अपने तक बस। अरे भाई, मैं आपके बॉर्डर की बात कर रहा हूं, 340 किलोमीटर एलएसी के ऊपर में। आपको पता नहीं, जब आपको 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका था, पहले जनरल साहब पुराना चीफ थे, ये जरा सुन ले कि सवाल जायज है कि नाजायज है, सर्जिकल स्ट्राइक का एक भी फिर उस पे दूसरे मसले पे बात करनी है। पहले जनरल साहब की बात में दुरानी साहब आपको सुना देता हूं, थोड़ा दुरुस्त हो जाइए। पूछो जाकर के आपने पार्लियामेंट उनके पैर कांप रहे थे, प्लीज एक सेकंड गीली हो गई थी। बस करें, सिन्हा साहब बस करें, बहुत हो गया। जनरल साहब की बात जरा सुनाइए, क्या कहा उन्होंने आज, क्या बड़ी बात कही? I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels,
they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. पिछले साल 2022 में इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स या फिगर्स में काफ़ी मात्रा में कटौती हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 12 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, जिसमें से कि 18 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराया था। वो कोशिश भी हमारे एडवर्सरी की तरफ से यही रही है कि टारगेटेड किलिंग्स करे, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करे, ताकि जो उनकी विफलता वैली एरिया में है, उनका विचार है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल रीजन में उसको ज़्यादा अंजाम दें। अब जो 2-3 इंसिडेंट्स आपने बताए हैं, उसके फलस्वरूप सेना और सीआरपीएफ दोनों ने उन इलाकों में अपनी तैनाती, अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ाई है। ये पूरी बात आपने सुनी। अब फखर यूसुफजई साहब, शायद आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा कि पाकिस्तान क्या बाज आएगा। मैंने सवाल में अगर आपको गलती लगती हो तो दूसरी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जनरल कह रहे हैं उसके बाद पाकिस्तान की ओर से थोड़ा तो ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस वक्त दूसरे मसले हैं, उन्हें हल करने में लगे आप लोग? थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल मसलों के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है कि इंटरफेरेंस हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर 1.5 या 2 साल हो गए कि सीज़ फायर है LOC के ऊपर, और वो हिंदुस्तान भी कहता है कि हाँ उसको वायलेट नहीं किया जाता, पाकिस्तान भी कहता है कि उसको वायलेट नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ से उस तरह की चीज़ नहीं हो रही। और ये भी एक सवाल उठता था दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ कि जिस वक्त LOC के ऊपर फायरिंग होती थी तो उस वक्त शायद लोगों का आना जाना आसान हो जाता था या एक कवर अप मिल जाता था। तो अब अगर 2 सालों से ये चीज़ नहीं हो रही तो मेरे ख्याल में उस तरह का लोगों का आना, या जिस तरह 1990 में आते होंगे या फिर उसके बाद आते होंगे, जिनका जनरल सिन्हा साहब भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, और एक और जो हमारी पैनलिस्ट बैठी हुई है वो भी बात कर रही हैं, तो बिल्कुल हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अपने इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी के भी हैं, इकोनॉमी के भी हैं, और गालिबन उसके ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम कहें कि जी नहीं हमने तो काबुल जाके पहुँचना है, हमने तो कश्मीर जाके पहुँचना है, हमने तो न्यू दिल्ली जाके पहुँचना है, या हमने किसी और कंट्री के ऊपर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें कुछ ऐसा करना है। मेरे ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है। ये आपको भी पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बढ़ गई है कि यार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, सारे इस चक्कर में लगे होते हैं कि यार किसी तरीके से 8-10 अरब डॉलर मिल जाए और हमारी जो डेली की लाइफ है और जो डेली का जो एक्सपेंडिचर है वो चलने लग जाए। तो गालिबन इसमें ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे इंटरनल अगर कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, तो पॉसिबल है कि वो कुछ इस किस्म की कार्रवाइयां करें। आपकी साफगोई के लिए शुक्रिया फखर यूसुफजई। ये कबूल करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, लेकिन आप ठीक बात कर रहे हैं और इसलिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। हमारे साथ इस वक्त हुमायूं सरफराज हैं। हुमायूं सरफराज, जो असल हालात हैं उनको देखते हुए कम से कम यहां पे टारगेट किलिंग के लिए जो फंडिंग आप कर रहे हैं उस पर तो ब्रेक लगाइए। देखिए, मैं दुरानी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा भी ख्याल यही है कि कश्मीर में जो मसाइल पैदा किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये शायद उनका रिएक्शन है और इंडिया को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो उनके मामलात हैं अपने मुल्क के अंदर उन्हें कबूल करें और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। देखिए, मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है वो अपने जो उनके अंदरूनी मसाइल हैं उससे अवाम की, जो इंडियन अवाम है, उसका ध्यान हटाने के लिए सारे इशू क्रिएट करते हैं और मीडिया पे जितना प्रोपोगेंडा है वो पाकिस्तानी सेंट्रिक है। तो मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो तो इंडिया के असाब के ऊपर सवार है। आपके पूरे के पूरे जो आर्मी है
वो सारी पाकिस्तान की तरफ उसका ध्यान है, आपके सियासतदानों का ध्यान पाकिस्तान की तरफ है। तो मैं, जिस तरह आप हमें कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे, तो मैं आपको कहता हूं, जनरल साहब को भी कहता हूं कि आप काइंडली आप इंडिया की तरफ ध्यान दें। आप भाई आप क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? इंडिया क्या प्रॉब्लम है? इंडिया इकोनॉमिकली ऊपर जा रहा है, इंडिया G20 करने जा रहा है, इंडिया के अवाम की तवज्जो किधर करनी है? इंडिया क्राइसिस है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, तो कल को हाथ मारो। ये पाकिस्तान करवा रहा है, मुझे बात करने दें। पाकिस्तान के साल बने हुए हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में, केरला तक। मेरी बात सुने, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको मेरा ख्याल है अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। कश्मीरियों की अपनी एक स्ट्रगल है, 70 साल से ज्यादा से वो चला रहे हैं, सारी दुनिया इस बात को जानती है। देखिए, पाकिस्तान की एक मॉरल सपोर्ट है, और उनका जो पुरअमन जो उनकी तहरीक है, पाकिस्तान उसका हमेशा से साथी रहा है और रहेगा। देखिए, हम कश्मीरियों को उनका हक दिलवा करेंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से। किस चीज की मॉरल सपोर्ट है? किसकी मॉरल सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया जो है, कश्मीरियों को इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप दहशतगर्दी की मॉरल सपोर्ट कर रहे हो, टीटीपी को आप टेररिस्टों की मॉरल सपोर्ट कर रहे हो, आप आतंकवादियों की मॉरल सपोर्ट कर रहे हो, आप मोहम्मद की मॉरल सपोर्ट कर रहे हो, आप लश्कर तैयबा की सियासी तौर पे कोई नए इशू क्रिएट करें इंडिया के अंदर, अपने जनरल साहब को लगाएं, ताकि आपका ये पाकिस्तान की तरफ से ध्यान हटे। कायदे देखें, मेरी बात में मोदी साहब को इलेक्शन लड़ाने के चक्रों में आप ये पाकिस्तान के खिलाफ आपको क्या मिलने वाला है? पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में बेहतर होती जा रही है हर आते दिन के साथ। आपको सबको नजर आ रहा है इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की जो पजीराई हो रही है। इंडिया का देखें, आप अपने नेबर्स के साथ इलाज ठीक करने की कोशिश करें। पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन चाहता है, आप पाकिस्तान के साथ अमन करें। आप झूठे लोग हैं, आप धोखेबाज लोग हैं, आप फ्रॉडी है पाकिस्तान। सारा आपने खुद कह दिया कि मॉरल सपोर्ट करते हैं। भाई किसकी मॉरल सपोर्ट करते हैं? एंकर साहब देखें सर, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू किया करें। ये ठीक है अमजद अय्यूब मिर्जा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आरती टिक्कू को लेकर कंस्ट्रक्टिव बात आपको बताते हैं, मजबूत कंस्ट्रक्टिव बात। एक सेकंड मिर्जा साहब, जरूर अपने कहीं मिर्जा साहब देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो ये कहता हूँ, मैं पहले अमजद अय्यूब मिर्जा, हुमायूं सफरा, एक मिनट, अपने मसाइल को आरती टिक्कू और आरती टिक्कू, जो लोग पाकिस्तान के जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी का ध्यान पाकिस्तान की ओर है। वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि ये घुसपैठ करें। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कश्मीर में आतंकवादी भेजें, फिर से वही माहौल बनाएं जो एक जेनोसाइड हुआ। देखिए राम, पाकिस्तान आर्मी का वजूद जो है वो सिर्फ आतंकवाद की वजह से है। पाकिस्तान आर्मी का जिस दिन ये फैक्ट्री बंद हो जाएगा, जिहादी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उस दिन पाकिस्तान आर्मी का वजूद भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इकोनॉमी उनकी ठप है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। एक आटे की बोरी के ऊपर हजारों लोग टूट पड़े, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान आर्मी का जो ऑब्सेशन है कश्मीर को लेकर, इस्लामिक जिहाद को लेकर जो पाकिस्तान का वजूद है, वो उसकी वजह से उनकी इतनी बेहाली हुई है। ये इस हद तक घिर चुके हैं, इस हद तक ये आ चुके हैं कि इनके पास खाने को नहीं है। और सिर्फ कारण, एक ही कारण है कि पाकिस्तान ने डे 1 से 1947 से लेकर अभी तक एक ही रूप में अपने आप को देखा है। भारत से नफरत करने वाले, हिंदुओं से नफरत करने वाले, कश्मीर पे कब्जा करने वाले, कश्मीर में आतंकवाद को पनपने देने वाले, ये वो लोग हैं। और इसीलिए इनका हाल इतना खराब है आज कि पूरी दुनिया इन पे थूकती है, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी है। कहीं पे पाकिस्तानी सर उठा के नहीं बोल सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूं। यूके हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां पे पाकिस्तानी शर्मिंदा है, क्योंकि क्या कहेंगे कि इन्होंने 75 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, भारत से और हिंदुओं से नफरत करने का, और उसकी वजह से ये तबाह हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने इनको तबाह कर दिया, आज इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। तीसरी बात ये कि देखिए, कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार जो किया है इन्होंने 1990 में कश्मीर में, उसका बदला
उसकी जो भरपाई है इनको करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये डेस्टिनी है, ये लॉ ऑफ नेचर है और लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड है कि उसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी और उसका तमाचा, उसकी जो रिवेंज है वो बिल्कुल इनको मिलेगी। दुर्रानी साहब जवाब देंगे आप? देखिए, ये जो बात कर रही है, जो ये इनके अपने एक जज्बात हैं और सारा कुछ ठीक है, होना चाहिए, इनके अपने जज्बात हैं। और खासतौर पर अगर ये मिर्जा अयूब साहब यहाँ पे, यार अगर दरमियान में मिर्जा अयूब की आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं बोलता, लेकिन हकायक है, हकायक बता रही है ना। आपने 6 लाख कश्मीरी पंडित वहां से निकलवाया, आपने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का खून करवाया, आपने मेरे शहर में पाकिस्तान आर्मी ने 1 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख मारे। अभी दुर्रानी जी का वक्त है। ठीक चलिए बात करें मिर्जा साहब, करें बात करें। जी दुर्रानी जी बोले दीजिए, दुर्रानी जी प्लीज। अच्छा सर, बात ये है, राम साहब, राम मोहन आपका नाम है तो अच्छा राम मोहन, बात ये है कि इंडिया ने जो कश्मीर के अंदर इस वक्त कितनी जो फोर्स अप्लाई की हुई हैं, जो उनके पैरामिलिट्री है या मिलिट्री है, उसकी तादाद जो है वो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट टोटल जो आर्मी है उसके करीब करीब है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो 8.5 लाख कह लें या 9 लाख कह लें, तो आप एक पहले मैं बात कर लूं, जब तक आप बोल रही थी मैं चुप करके सुन रहा था। मैं जब तक आप बात कर रही थी मैं चुप करके सुन रहा था। कहानियां बोलेंगे यार, आप इनसे बात करवा लें या मुझसे बात चलेगा? आप पत्रकार है, आप अगर नंबर कोट कर रहे हैं तो बताइए ना, सोर्स बताइए। आप ठीक है दुर्रानी साहब, फैक्ट्स पे बात कीजिए। अगर फैक्ट ठीक होंगे तो कोई नहीं टोकेगा, मेरा ख्याल है कोई नहीं टोकेगा। आरती टिक्कू जी यार, इनको चुप करवाएं। फैक्ट्स नहीं, आप नहीं मैं रोक रहा हूँ। फैक्ट्स नहीं, आप काइंडली चुप करें। आप नंबर बताइए, नंबर बताइए। इंडिया के आपके पास नंबर कहां से आया? किसने कहा? इंडिया के जो आर्मी फोर्सेस हैं वो फौज है, आपको क्या पता है? आपको 5 लाख, आपकी कितनी फौज, आपकी कितनी फौज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है? पहले उस बात का जवाब दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑक्यूपेशन रखा है। आरती टिक्कू बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। ठीक 75 साल से पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान आरती टिक्कू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान। आपका पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया। आरती टिक्कू प्लीज आप एक बार बात आ जाने दीजिए, इसके बाद फिर आपको रिस्पॉन्ड का मौका दूंगा। जनरल सिन्हा भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुर्रानी जी कंप्लीट कीजिए जल्दी। तो अपने कानों का थोड़ा सा इलाज करवा लें, थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त से भी काम लेना चाहिए। देखिए किस बदतमीजी से बात कर रहे हैं असम दुर्रानी साहब। ये क्या बदतमीजी इसी तरह अगर इंटरप्ट करते रहेंगे, आप इंटरप्ट करती रहेंगे, आपके यहाँ लगता है ऐसी पत्रकारिता होती है। मैं अगर आप इसी तरह इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं इससे ज्यादा बुरे तरीके से आपसे बात करने को तैयार। बहुत बदतमीज है। नहीं आप बहुत बदतमीज इंसान। ये इजाजत नहीं है, ये पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं है सर। हमारे यहाँ थोड़े सलीके से बात होती है। जी मुझे पता है, जिस तरह सलीके से बात हो रही है यहाँ पे तो कर तो रहे। आपको मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़िए। आप देखिए, आप मोहतरमा से उलझे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। उन्होंने अपने फैक्ट्स रख दिए, अगर आप गलत कोट नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे इंटरप्ट, मेरा ख्याल है नहीं करेंगे ना। आरती टिक्कू मैं अगर गलत भी होऊंगा, मेरी बात ठीक है, थोड़ी देर बात कर लेंगे। ठीक है असम दुर्रानी, ठीक है, एक दफा बोल लेने दो। नहीं तो फर्जी डेटा मत दीजिए, बाकी सब ठीक है। पाकिस्तान को आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सारा कुछ कर दिया, पाकिस्तान ने सारा कुछ कर दिया। इंडिया के अंदर आपकी बकौल आप लोगों के वहां पे आपका एक भी फौजी वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, आपकी वहां पे किसी किस्म का वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी भी आपकी मौजूद नहीं है। आपका वहां पे एक पुलिस वाला भी वहां पे मौजूद नहीं है। तो भाई मेरे, अगर इस तरह इतना झूठ नहीं बोलते यारो, मददगार छोड़ो, इतना आपकी तरह साफ झूठ नहीं बोलते सर। आपका जो पॉइंट है नहीं भाई, फौज मौजूद है तभी तो घुसपैठिए मारे। फौज तो क्लेम कर रही है कि आपके घुसपैठिए आया और हमने मारे, इसका मतलब फौज है। और फौज इसलिए रहेगी क्योंकि वहां से जब तक आप आतंकवादी भेजते रहेंगे तब तक हमें तैनात करनी पड़ेगी। आपके चक्कर में इंडिया का खर्चा होता है हमें कोई, और हमारे चक्कर में आपका इतना खर्चा हो जाता है कि पैसे बचते नहीं आटे के लिए। यार हमें कोई शौक नहीं है कि हम इस तरह के काम करें। ठीक है, हमारी आर्मी के अपने काम है। हमने अपने 2 साल से अगर हमने आप लोगों ने बकौल आप लोगों के जनरल सिन्हा साहब के बकौल कि अब जो है यहाँ पे किसी ने यहाँ से आपको रिक्वेस्ट की कि जनाब हम सीज फायर करना चाहते हैं। सीज फायर हो गया, 2 साल का एक अरसा हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। ठीक है,
जो बात हुई है, इससे पहले जो भी बात हुई है, मेरे जो दोस्त है, भाई हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर जब तक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होगी उस वक्त आपको मौके मिलते हैं इधर से उधर ट्रांसफर होने के, लोगों के इधर उधर जाने के। लेकिन जब सीज फायर हो चुका होगा, इसका मतलब राम साहब जरा इनको समझाऊं मैं कुछ। ठीक है साहब, मैं बात कर रहा हूँ। राम साहब इनको समझाऊं, दुरानी साहब बोले जा रहे हैं ये कुछ, ये तो देखिए दुरानी साहब समझें, आप आंकड़ों की बात करें, फौज की तुलना की बात करें, सुन लेना, सुनिए सर, ठीक है, सुने ना, पत्रकार हैं, नहीं आपका पॉइंट आया, अब इस पे आप जवाब तो ले लीजिए सीज फायर पे। सुने ना भाई, आप सुन लीजिए, अरे बहुत बोल लिया, सुन लीजिए ना आप। मैम टिक्कू की बात नहीं सुने, मेरी बात दुरानी साहब इतनी देर से देखिए आप बोल रहे हैं, अरे सुने ना, बात को लेकर एतराज है, डिबेट तो ऐसी होगी ना, आप सोचेंगे कि आप 5 मिनट बोलते जाएं, फिर 5 मिनट बाद 5 मिनट पे 15 मिनट किसी और से बुलवाऊं, ऐसे नहीं होता। अरे 10 मिनट से एक पॉइंट आपका आया कि सीज फायर अगर नहीं टूट रहा है तो आतंकवादी कैसे आ रहे हैं? सुने ना, मेरी बात सुन लीजिए, इसको क्लियर कर रहे हैं। आतंकवादी कैसे सकता है? मुझे एक बात बताएं, आपके खुद साथ राम साहब जरा इनको बोले, ठीक है इनको बताओ। दुरानी साहब इसका जवाब ले लीजिए, सीज फायर वाली बात, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज के सिन्हा बोलिए। हाँ, सीज फायर बता देता हूँ जी। देखिए राम साहब, सीज फायर की मैं सच्चाई बताता हूँ ये दुर्रानी साहब को। दुर्रानी साहब आए जब बाजवा साहब ने कहा फरवरी 24 तारीख 2021 में कि हमें सीज फायर चाहिए, हाथ जोड़ के आए यूएई के साथ में, हमने कहा कर लो, क्योंकि इनको जाना था पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, जहां पर वो जंजीर काट रहे थे आपके इमरान खान साहब। हमने कहा कर लो, या हमने करने दिया, क्या हालत कर दी तहरीके तालिबान, पूरे तालिबान घुसाया पाकिस्तान में। आज आप देखिए ना, हम आपको कहे कर लीजिए आप, हमने आपको इसलिए मौका दिया था, और क्या आपकी दहशत हो गई आज? आपको किसने कहा कि दूसरी बात, आंकड़ों की बात करते हैं। अरे भाई सुने मेरी बात, 75,000 हमारी फौज थी इस पाकिस्तान में, 93,000 आपके लोगों ने हथियार डाल दिया। आप बताइए, हमारा तो ईस्टर्न कमांड ही था ना वहां पर, ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तान की बात बता रहे हैं, आपकी फौज और जो हमारी मैम टिक्को है यही तो समझा रही है। आपकी पूरी फितरत जो है, आप पापा पिया चलाते हैं वहां पर, सी पैक चलाते हैं, लड़ाइयां नहीं लड़ते आप, इसलिए वहां पर लोग, आपके फौज के लोग अपना रेजिग्नेशन देके जा रहे हैं, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके आप उनसे तो लड़ नहीं पाते। और आज चले हैं, क्या कहा उन्होंने, 12 अटेम्प्ट किया आपने और 18 मार दिए। अरे आपने एक बार ट्राई करो, चाहे यूरी में करो, आप यूरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, आपने पुलवामा ट्राई किया, बालाकोट हो गया। देखिए मेरे भाई, समझो सरफराज के पास में चलता हूं, बिल्कुल इंडियन ओशन के ऊपर में, पैसिफिक में जो आपके वो है ना भाई साहब, भाईजान, आपके सागर से ऊंचा चीन के ऊपर में जो उछलते हैं आप लोग, उसके 2.5 तहरीके तालिबान के लड़ाकों को लेकर जनरल मुशर्रफ का बयान भी याद करना चाहिए मेरा ख्याल है इस वक्त में, हुमायूं सरफराज, अरे जो कहते थे ये तो हमारे लोग हैं, जो ये स्ट्रैटेजी हम तैयार कर रहे हैं। देखिए, आप मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब को मिसकोट कर रहे हैं। जहां तक तालिबान की बात है, बड़ा एक बिल्कुल नॉमिनल सा एक फ्रैक्शन है पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो फौज है, और हमें अपनी फौज से बड़ा प्यार है, वो इंशाल्लाह उनके साथ बड़ी तुंदही के साथ निपट लेंगे। और बहुत जल्द ये आपको जो दहशतगर्द पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, जिनकी फाइनेंसिंग इंडिया से हो रही है, वो खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से अमन पसंद मुल्क है, हम आज भी अमन की बात करते हैं। हम आपको कहते हैं, आप जो कश्मीर के मसाइल पाकिस्तान पे क्यों डालते हैं? आप कश्मीरियों को उनके हकूक दें, आप उनकी जमीनें हमसे छीन रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं। क्या कश्मीर मिर्जा को लेके आऊंगा, गलत बात हो रही है, वो क्या तो क्या करेंगे? अब अमजद अयूब मिर्जा को लेके आऊंगा कि क्या हो रहा है पीओके में, जरा बताइए मिर्जा साहब इनको। पीओके की बात करो, फजूल बातें, क्या बात करें, बेकार बातें। तुमने खुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों की मॉरल सपोर्ट करता है। इसी प्रोग्राम में नेशनल टेलीविजन पर तुमने कन्फेस किया है। ये मैंने कहा है, अमन के जो अमन तहरीक है, मॉरल सपोर्ट देते हैं। इनको छोड़िए, आप शायद कनाडा की नेशनैलिटी लेने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं।
ये नेशनैलिटी की यार छोड़ को बड़ी बात कर रही थी, छोटी बात नहीं, वो बैठे हुए लंदन में, एक तो वो जो लंदन की नागरिकता लेके बैठे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम पता है आपको? नवाज शरीफ। जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ, वो लंदन क्यों बैठे हैं? बैठे पाकिस्तान में आके क्यों चले गए थे? हमने अपनी जान से ये कौन से पत्रकार है? फखर यूसुफजई मुस्कुरा रहे हैं। फखर यूसुफजई, अरे कुछ तो ईमानदारी की बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ खुद मेरी बात सुने या नहीं देखिए, एक तो अगर दुरानी साहब बात कर रहे हैं तो फिर आप लोग सुनने की थोड़ी सी वो करें कि यार सुन लेना, और जब वो आदमी सलीके से कहता है वो सुन रहे तो मेरे ख्याल एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बेशक वो बात में आपकी हर बात से एग्री नहीं करता, ना मिर्जा साहब की बात से कर रहा हूं, जनरल साहब की, मैडम चीकू की बात कही, लेकिन बात ये कि सुनना तो है, मैं उसकी पूरी बात सुनता हूं और आप अपनी बात कहिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको। आप उससे डिसएग्री करें, आप दुरानी साहब से या हमारे जो दूसरे पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं, आप बेशक डिसएग्री करें, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, करें, बिल्कुल करें, आपका हक है, लेकिन एटलीस्ट सुने तो सही। आप अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरा उसको काउंटर करता है तो आप नहीं सुनते। मैं ये कहता हूं, एक तो मैंने नहीं रोका, देखिए अंदरूनी मसाइल हमारे वक्त, मेरे ख्याल में जितने प्रॉब्लम्स हमें इंटरनल थ्रेट्स हैं, शायद वो इंडिया या फिर अफगानिस्तान या फिर चीन या फिर ईरान या फिर किसी और से हमें इस वक्त नहीं है। इस वक्त हमें इंटरनल थ्रेट है। एक भाई साहब हमारे ये दूसरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं कि जी टीटीपी बड़ा मामूली है। मुझे नहीं पता, मैं कम से कम 8 सालों से कवर करता हूं अफगानिस्तान को और इन एरियाज को। ये पता नहीं कहां पे बैठकर ये वाली बात करें कि बहुत मामूली थ्रेट है। अगर मामूली थ्रेट होता तो वो सवात में दंदनाते ना फिर रहे होते, वो इस्लामाबाद में दंदनाते ना फिर रहे होते। मामूली नहीं है, बहुत बड़ा थ्रेट है, कंट्रोल करना है। पहले भी पाकिस्तानी फौज ने किया था और अब भी पाकिस्तानी फौज ने करना है। कैसे करना है ये डिसाइड उन्होंने करना है। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये कर सकता हूं, मैं हाईलाइट कर सकता हूं उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को जो मेरे बॉर्डर के साथ साथ इलाकों में जो कुछ हो रहा है। जहाँ वजीरिस्तान में 5 दिनों से लोग अमन के लिए बैठे हुए हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों चाहते हैं कि वहां पे जी किडनैपिंग हो रही है, हमसे रैंसम लिया जा रहा है, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? मंजूर पश्तीन क्यों बाजवड़ में और ममन में और सवात में जाके जलसों से खिताब करने जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रेट्स हैं और वो फौज से ये डिमांड। तो मेरा भी यही कहना है और हर इंडियन का यही कहना है कि जो अपने मसाइल हैं उनको सुलझाइए और बेकार की चीजों में मत उलझिए, जिनमें कई बार उलझने के बाद भी आप मुंह की खा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इस मुद्दे को लेकर आप सोचिएगा जरूर। पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कंबल ओढ़कर घी पीने में मस्त है। उसने शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर छिपा लिया और यह सोच रही है कि जो कुछ उनके देश में हो रहा है, आवाम के उस दर्द को कोई देख नहीं रहा। पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रही, लेकिन प्रधानमंत्री बदले, जनरल बदले, लेकिन नहीं बदली तो जनता की बदहाल हालत।